स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ वेरी काइंड एंड मर्सीफुल। तो स्टूडेंट, जो आज नेक्स्ट हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यू कल्चर। जब हम जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म प्लांट बना लेते हैं, जब हम जीन को इंसर्ट कर देते हैं, तो उसके बाद जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्लांट टिश्यू कल्चरिंग का नाम देते हैं। कि वो जिस टिश्यू के अंदर, जिस सेल के अंदर या जिस आर्गन के अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस किया है, उसको अब हमने क्या करना है, कल्चरिंग उसकी करनी है कि उससे हम बहुत सारे प्लांट्स बना सकें। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ टिश्यू कल्चर को देख लेते हैं। तो ये एक इन विट्रो टेक्निक थी कि इसको जस्ट हम लैब के अंदर या जो हमारे पास ग्लास होता है उसके अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं। हम इसे सेल के अंदर या उस चीज़ में इन वीवो कंडीशन में हम इसे परफॉर्म नहीं कर सकते। ये जस्ट हमारे पास इन विट्रो टेक्निक है। ये इनिशियली डेवलप की गई थी कि हम टोटिपोटेंसी जो सेल की एबिलिटी होती है उसको चेक करने के लिए 1902 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गोटलाइब हैबरलैंड। इस साइंटिस्ट ने 1902 में ये प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक्स को डिस्कवर किया था। अगर हम टोटिपोटेंसी और मेरिस्मेटिक एक्टिविटी को देखें तो टोटिपोटेंसी हमारे पास एबिलिटी ऑफ सेल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट, कि सेल की जो एबिलिटी होती है कि वो जो डेवलपमेंट या ग्रोथ प्लांट की हो रही है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम टोटिपोटेंसी का नाम देते हैं। और इसी के बरक्स अगर हम मेरिस्मेटिक रीजन को देखें तो मेरिस्मेटिक रीजन में जस्ट हमारे पास डिवीजन हो रही होती है, डेवलपमेंट नहीं हो रही होती। हमें नहीं पता कि उसकी डिफ्रेंशिएशन हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन जो टोटिपोटेंसी है उसको हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, जो बेसिकली किसका करेक्टर है, ज़ायगोट का एक करेक्टर है डेवलपमेंट। अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर की डेफिनेशंस को देखें तो प्लांट टिश्यू कल्चर हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है कि जो प्लांट्स के टिश्यू, सेल या ऑर्गन को हम ग्रो करते हैं अंडर स्टेराइल कंडीशन और प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया या प्रॉपर कल्चर मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस टेक्निक्स को हम प्लांट टिश्यू कल्चर का नाम देते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर हमारे पास बहुत सारे क्लोन प्रोड्यूस करने, क्लोन क्या होती हैं कि आइडेंटिकल कॉपीज़ बनानी। तो आइडेंटिकल कॉपीज़ को बनाने के लिए हमारे पास प्लांट टिश्यू कल्चर यूज़ होती है और इसको हम एक और टर्म का भी नाम देते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। नेक्स्ट हम अगर अब इसके एडवांटेजेस को देख लें तो सबसे पहले जो इसका एडवांटेजेस है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू हम एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो बिल्कुल सिमिलर होंगे उनके पेरेंट्स के साथ। लेट्स सपोज अगर एक हमारे पास ऐसा प्लांट है जिसके अंदर अच्छे फ्लावर्स हैं, वो अच्छी फ्रूट की डेवलपमेंट कर रहा है, तो हम प्लांट टिश्यू कल्चरिंग को यूज़ करके बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाएंगे कि वो बिल्कुल उसके आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल जेनेटिक स्ट्रक्चर उसका उसके साथ सेम होगा। तो हमारे पास वो फेवरेबल ट्रेट वाला एग्जैक्ट कॉपी प्लांट की बन जाएगी। सेकंड जो इसका एडवांटेज है टू क्विकली प्रोड्यूस मेच्योर प्लांट, कि हमने मेच्योर प्लांट को क्विकली प्रोड्यूस करने के लिए जब हम मेच्योर प्लांट का जीन यूज़ कर रहे होते हैं तो जो हमारे पास प्लांट की डेवलपमेंट होती है वो प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू जब हम करते हैं तो वो जल्दी हो जाती है। इसके बाद है द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट मल्टीपल ऑफ प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ सीड, कि जब हमारे पास सीड्स ना हो तो हमने प्लांट्स की डेवलपमेंट करनी है तो हम कोई भी प्लांट का पार्ट लेके, चाहे उसका लीफ हम लें, स्टेम लें, रूट का कोई पार्ट लें, फ्लावर का कोई पार्ट लें, हम उस पार्ट के थ्रू प्लांट्स को बना सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका है कि द जनरेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम प्लांट सेल डेट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड, कि हमने ऐसे किया कि एक प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाया, वो मुकम्मल ट्रांसजेनिक प्लांट हमारे पास है। अब हमने हर प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाने की नहीं ज़रूरत, हम क्या करेंगे, उसी प्लांट का कोई पार्ट लेंगे, लीफ, स्टेम, रूट वगैरह लेके हम उसकी कल्चरिंग करेंगे और हमारे पास जो नेक्स्ट प्लांट बनेगा वो बिल्कुल जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होगा। अगर हम नेक्स्ट इसका एडवांटेज देखें तो हमारे पास द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इन स्टेराइल कंटेनर, कि हम इसको स्टेराइल कंटेनर, बिल्कुल क्लोज कंटेनर जहाँ पे हमारे पास इम्प्योरिटीज़ के चांसेस कम होते हैं, वहाँ पे हम प्लांट टिश्यू कल्चरिंग करते हैं। इससे क्या एडवांटेज होता है कि वहाँ पे कोई डिजीज़ वगैरह, कोई पैथोजन, किसी चीज़ का अटैक नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसका एडवांटेज क्या है तो हम ऐसे प्लांट्स जो सीड जिनकी ग्रोथ नहीं होती, जैसे चिलगोज़ा प्लांट है, वो उसकी सीड डरमेंसी को हम ब्रेक नहीं कर सकते ईज़िली पाकिस्तान में, तो उसको हम ग्रो करने के लिए प्लांट टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक यूज़ करते हैं कि जो प्रीवियस प्लांट्स हैं उनका कोई पार्ट लेके हम लैब के अंदर कल्चरिंग करके उससे नया प्लांट बना लेते हैं। मोस्टली जो दो प्लांट्स हैं हमारे पास, ऑर्चिड और नेफेंथिस, ये नॉर्मली जो सीड के थ्रू ग्रोथ नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका एडवांटेज ये है कि बहुत सारी वायरल डिजीज़ या अदर इन्फेक्शन से हम इसको बचाने के लिए ये प्लांट टिश्यू कल्चरिंग यूज़ करते हैं कि जो हम प्लांट डेवलप कर रहे हैं वो हमारे पास जो डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगा, और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है।
इसके बाद हम देखिए कि इन्वायरमेंटल कंडीशन हमें प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के लिए कैसी चाहिए होगी। तो 3 किस्म की कंडीशन है। सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट मीडिया को देखेंगे कि हमारे पास मीडियम कैसा होगा। सेकंड हम देखेंगे कि एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए, इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। और थर्ड हम देखेंगे कि अरेशन ऑफ टिश्यू, कि प्रॉपर हम टिश्यू को अरेट करते रहें, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहें ताकि वहाँ पर रिस्पायरेशन सेल्स की होती रहे। तो वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है न्यूट्रिएंट मीडियम। तो न्यूट्रिएंट मीडियम, कोई भी हमने न्यूट्रिएंट मीडियम बनाना है तो वो प्लांट पे डिपेंड करेगा कि जिस प्लांट को हम ग्रो कर रहे हैं या जिस सेल या जिस ऑर्गन को हम ग्रो कर रहे हैं वो उस पे डिपेंड करता है कि इस किस्म का हमने मीडिया बनाना है। जनरली अगर हम जो नॉर्मली मीडिया यूज़ करते हैं वो कुछ कंपोनेंट पे कंसिस्ट होता है। वो कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इनऑर्गेनिक साल्ट, कि हम इनऑर्गेनिक साल्ट यूज़ करते हैं। वो हमारे पास साल्ट माइक्रो साल्ट भी हो सकते हैं, माइक्रो एलिमेंट भी हो सकते हैं और मैक्रो साल्ट या मैक्रो एलिमेंट भी हो सकते हैं। सेकंड हमारे पास है कि कार्बन सोर्स, कि कार्बन सोर्स हमने उस मीडिया के अंदर कौन सा यूज़ करना है। वो हम यूजली सक्रोज को यूज़ करते हैं। अब सक्रोज के साथ ग्लूकोज भी आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज को हम क्यों नहीं यूज़ करते और हम सक्रोज को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि ग्लूकोज जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा जल्दी डिज़ाल्व हो जाता है। जब वो जल्दी डिज़ाल्व होगा तो वहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब ग्लूकोज डिज़ाल्व होगा, माइक्रोब्स उस ग्लूकोज से न्यूट्रिएंट हासिल करेंगे और उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हम सक्रोज को यूज़ करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ाल्व होता है और उससे माइक्रोब्स की ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं। थर्ड हमारे पास है कि हम विटामिन यूज़ करते हैं। वो निकोटोनिक एसिड हो सकता है, थायामीन हो सकता है या फेरिडोक्सिन हो सकता है। इसके बाद अमाइनो एसिड को यूज़ करते हैं जैसे अर्जिनिन वगैरह। इसके बाद हम ग्रोथ रेगुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, कोई भी हम ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ करेंगे। उस ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ प्रोमोटर या फाइटो हार्मोन्स का काम क्या होगा? उसका काम ये होगा कि वो प्लांट के जो हम सेल बना रहे हैं उनकी डेवलपमेंट में फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे हम साइटोकाइनिन इस्तेमाल करते हैं या ऑक्सिन इस्तेमाल करते हैं तो ये जो सेल हम डेवलप कर रहे हैं, जिसकी कल्चरिंग कर रहे हैं, उसकी डिवीजन बहुत ज़्यादा करेंगे। और इसके लिए जो पीएच हमें चाहिए होती है, ऑप्टिमम पीएच, वो 5.7 मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम एसेप्टिक कंडीशन को डिस्कस करते हैं तो एसेप्टिक कंडीशन में हमारे पास न्यूट्रिएंट मीडिया के पास शुगर्स होती है। वो शुगर जल्दी डिज़ाल्व हो जाती है तो माइक्रोब्स ज़्यादा ग्रो होते हैं। जब माइक्रोब्स ज़्यादा ग्रो होंगे तो वो जो हमारे ग्रोइंग टिश्यू जो हमारे ग्रो कर रहे हैं उनके साथ कम्पीट करते हैं और उन ग्रोइंग टिश्यू को किल कर देते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करके रखें। इसके लिए हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। स्टेरिलाइजेशन से क्या होता है कि वो जो हमारे पास माइक्रोब्स हैं, हीट प्रोवाइड करके हम उन माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। थर्ड हमारे पास है अरेशन ऑफ टिश्यू, कि हम टिश्यू की प्रॉपर अरेशन करते हैं ताकि वहाँ रिस्पायरेशन होती रहे। और अरेशन हम करते किस तरह हैं कि हम उसे या तो ऑटोमेटिक शेकर के अंदर डाल देंगे कि वो हमारी जो पेट्री डिश के अंदर, जिसके अंदर हम कल्चर बना रहे हैं, उसको हम ऑटोमेटिक शेकर में डालते हैं तो वो खुद ब खुद शेक होता रहता है और वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ के चांसेस नहीं आते। वहाँ पे अरेशन टिश्यूज़ की होती रहती है। या हम स्टिरिंग के थ्रू कोई स्पून वगैरह या कोई और लैब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम इसकी स्टिरिंग के थ्रू अरेशन कर सकते हैं जो हम कल्चर अपना यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम टाइप्स देख लें कि टिश्यू कल्चर की हमारे पास टाइप कौन कौन सी हैं, तो टिश्यू कल्चर में सबसे पहले जो टाइप आ जाती है वो कैलस कल्चर है। फिर हम रूट टिप कल्चर को देखते हैं, फिर लीफ कल्चर को, फिर शूट टिप कल्चर को, फिर कंप्लीट फ्लावर कल्चर को, फिर एंथर और पोलन कल्चर। एंथर और पोलन कल्चर जो हैं ये हम फ्लावर के पार्ट्स लेके जो सेक्सुअल ऑर्गन उनके हैं वो हम यूज़ करके उससे भी हम कल्चरिंग कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे एक्सप्लेन हो रहे हैं। सबसे पहले हम कैलस कल्चर को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैलस है क्या। कैलस ये होता है कि जब सेल की डिवीज़न होती है तो वो अनकंट्रोल अगर डिवीज़न हो, जैसे कैंसरस सेल की ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, इस तरह प्लांट के अंदर अगर अनकंट्रोल डिवीज़न हो, वो अनडिफ्रेंशिएटेड हो, तो वो हमारे पास एक मैस ऑफ सेल बना देता है कि उससे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, ना वो रूट की तरफ जाता है ना वो शूट की तरफ जाता है, उससे कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, जस्ट वो एक मैस ऑफ सेल बन जाएगा। तो उसको हम कैलस का नाम देते हैं। और कैलस एक्टिवली डिवाइड होता रहता है। ऐसे सेल्स उसके अंदर कैलस के अंदर मौजूद होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं और उनका साइज़ बढ़ता रहता है। इसके बाद कैलस कल्चर को मेंटेन करने के लिए हमें डार्कनेस चाहिए होती है और सॉलिड मीडियम चाहिए होता है, जिसके अंदर एगर मीडियम हम कंसिडर करते हैं।
डार्कनेस हमें किस लिए चाहिए, क्योंकि जब हम रोशनी प्रोवाइड करते हैं, उसको लाइट प्रोवाइड करेंगे मीडियम को, तो मीडियम को एक डायरेक्शन मिल जाएगी डेवलपमेंट की तरफ, उसकी डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हम डिफ्रेंशिएशन से बचाने के लिए उसको डार्कनेस प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे पास मीडियम होगा उसके पास दो हार्मोन्स होंगे, ऑक्सिन और बेंजाइल अमाइनोप्योरीन। बेंजाइल अमाइनोप्योरीन नॉर्मली हमारे पास साइटोकाइनिन की एक टाइप है, तो इन दोनों को हम यूज़ करते हैं। ये दोनों हार्मोन जस्ट डिवीजन का काम करते हैं, ये डिफ्रेंशिएशन का काम नहीं करते। और सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करने के लिए एक्स प्लांट के अंदर ये हार्मोन यूज़ होते हैं। और कैलस को ऑब्टेन करने के लिए जो हमें टाइम पीरियड चाहिए होता है वो 2 to 3 वीक्स के अंदर हम कैलस कल्चर अपना ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट आपको डायग्राम शो की हुई है कि कैलस कल्चर बनता कैसे है। तो कैलस कल्चर में हम एक्स प्लांट को लेके या तो एगर मीडियम के अंदर प्लेस कर देंगे या लिक्विड मीडियम के अंदर प्लेस कर देंगे। अगर एगर मीडियम के अंदर हम प्लेस करते हैं तो एगर मीडियम के अंदर ही उसकी कैलस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है एक्स प्लांट के थ्रू। अगर हम उसे लिक्विड मीडियम में प्लेस करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे पास सस्पेंशन कल्चर में आ जाता है और सस्पेंशन कल्चर में हमारे पास सेल क्लम्प्स बन जाते हैं। इसके बाद जो हम कैलस कल्चर करते हैं इसको सब कल्चरिंग की भी ज़रूरत होती है। अब सब कल्चरिंग क्या है कि हम कैलस का कुछ थोड़ा सा पार्ट लेकर उसको सेपरेट कर देते हैं, अलहदा पेट्री डिश में रख देते हैं, उसकी वहाँ पे डेवलपमेंट होती रहती है। अगर जो हम कैलस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैलस हमारा ख़राब हो जाए, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ आ जाए, तो जो हमने सब कल्चरिंग किया है, जो अलहदा किया हुआ होता है, वो हम कैलस यूज़ करके अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमें कैलस की मेंटेनेंस क्यों करनी पड़ती है, इसकी 3 रीज़न है कि सबसे पहले डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द मीडियम, कि मीडियम के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। कि कैलस हम डेवलप कर रहे थे, उस कैलस की डेवलपमेंट ने सारे न्यूट्रिएंट इस्तेमाल कर लिए हैं, तो हमने जो सब कल्चर किया हुआ था वो हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रेजुअल लॉस ऑफ वाटर, ये जब कैलस कल्चरिंग हो रही होती है तो वाटर की भी लॉस हो रही होती है। इसके बाद थर्ड है हमारे पास अकमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक टॉक्सिन, कि वहाँ पे जब हम कल्चरिंग कर रहे हैं तो कोई इम्प्योरिटीज़ आ गई है, कोई टॉक्सिन आ गया है, तो उससे भी हमारा एक्सपेरिमेंट ख़राब हो सकता है। इसलिए हम सब कल्चर किया हुआ जो कैलस होगा उसको यूज़ कर लेंगे। और सब कल्चर हम कितने अरसे बाद रिपीट करते हैं कि इतने अरसे बाद हमें सब कल्चर रिपीट कर देना चाहिए, तो वो जो टाइम पीरियड है वो 4 to 5 वीक है। तकरीबन 1 मंथ के बाद हम जो है सब कल्चरिंग कर देते हैं ताकि वो उसको हम सेपरेट रख दें और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो चलता रहे। सेकंड जो हमारे पास टिश्यू कल्चर की टाइप है वो रूट टिप कल्चर, कि हम क्या करते हैं कि रूट टिप लेते हैं और उस रूट टिप को हम सबसे पहले स्टेरिलाइज़ करेंगे। स्टेरिलाइजेशन के लिए कोई भी मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ से कट ऑफ करते हैं और अपना जो फ्रेश मीडियम है उसके अंदर प्लेस करते हैं। अब ये जो हमारे पास रूट आ गई है लेटरल रूट, ये कंटिन्यूस ग्रोथ करती रहती है। अब हमने टिप इसीलिए लिया है क्योंकि टिप के अंदर जो सेल होते हैं वो मेरिस्मेटिक सेल होते हैं, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो एक्टिवली डिवाइड होते रहें। तो हम जब इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया में रखते हैं तो ये हमारे पास डिवाइड होते रहते हैं और बहुत सारी हमें रूट्स मिल जाती हैं। 7 डेज़ के बाद हम उस लेटरल रूट को डेवलपमेंट के 7 दिन के बाद हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो रूट ड्राइव हुई होती है ये जस्ट सिंगल रेडिकल से ड्राइव होती है। सिंगल रेडिकल क्या मतलब है कि जो हमारे पास सीड होता है उससे 2 स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं, एक रेडिकल और एक प्लोम्यूल। जो रेडिकल है वो रूट की डेवलपमेंट करता है और जो प्लोम्यूल है वो हमारे पास शूट डेवलपमेंट या कंप्लीट प्लांट की डेवलपमेंट कर रहा होता है। और जो हमारे पास रूट टिप कल्चर है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एक कल्चर है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके जो हम चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या जो इसे सेकंड नाम दिया जाता है उसे क्लोन ऑफ आइसोलेटेड सेल्स का या आइसोलेटेड रूट्स का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड देखें कि लीफ कल्चर, कि लीफ के थ्रू हम नया प्लांट कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीफ को प्लांट के शूट के से डिटैच करेंगे, अलहदा करेंगे, फिर हम उसे स्टेरिलाइज करेंगे और फिर हम उसे हेल्थी मीडियम के अंदर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए प्लेस कर देते हैं। जो हमारे पास लीफ का साइज़ नॉर्मल लिया जाता है वो 800 माइक्रोमीटर तक हम ले सकते हैं कि इतना साइज़ होगा जो एक आइडियल साइज़ है, तो उससे हम लीफ को इस्तेमाल करके नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। और ग्रोथ रेट कल्चर के अंदर किस पे डिपेंड करता है, स्टेज ऑफ मेच्योरिटी पे, कि जब हमने उसको कट किया था तो वो लीफ मेच्योर कितना था। अगर हमारे पास यंग लीफ होगा तो उसके पास पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो जल्दी डेवलप हो जाएगा और हमारे जल्दी जो नया प्लांट है वो बन जाएगा।
लेकिन अगर हम ज़्यादा ओल्डर लीफ लेते हैं तो ओल्डर लीफ के अंदर डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं, उसकी इम्यूनिटी कम होगी, उसके कुछ सेल्स जो हैं वो डैमेज हुए हुए होंगे, इसलिए हम यंग लीव्स को प्रेफर करते हैं और ओल्डर लीफ को हम प्रेफर नहीं करते। फोर्थ है हमारे पास शूट टिप कल्चर, कि शूट टिप को यूज़ करके भी हम कल्चरिंग कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि शूट टिप को हम कट करते हैं और इसको हम न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर, स्पेशल किस्म की न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर प्लेस कर देते हैं। इस मीडियम के पास ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो हमारे पास डेवलपमेंट करते हैं। सबसे पहले जो डेवलपमेंट होती है वो रूट की होती है और फिर हमारे पास पूरे प्लांट की डेवलपमेंट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ इसकी टाइप है कंप्लीट फ्लावर कल्चर। कंप्लीट फ्लावर कल्चर सबका लीस्ट फेवरेट कल्चर है। ये इसलिए ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि फ्लावर की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, कि अगर हमने फ्लावर कल्चरिंग करनी है तो हमें प्रॉपर सीज़न का इंतज़ार करना पड़ता है कि ये सीज़न आएगा, इस प्लांट के ऊपर फ्लावर आएंगे तो तब हम कल्चरिंग करेंगे। इसलिए कंप्लीट फ्लावर कल्चर को बहुत कम कंसिडर किया जाता है। फ्लावर को हम कल्चर करने के लिए जो प्रोसीजर है अगर उसको देखें तो 2 डेज़ आफ्टर पोलिनेशन, जब पोलिनेशन हो जाती है तो उसके 2 दिन के बाद हम फ्लावर को लेते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब पोलिनेशन हो रही होती है तो जो हमारे पास प्लांट के सेल हैं वो जस्ट फ्लावर के सेल जस्ट पोलन बनाने के लिए डिवाइड हो रहे होते हैं। तो इस वजह से जब पोलिनेशन हो जाए उसके बाद हम फ्लावर को लेते हैं, उसको स्टेरिलाइज़ करते हैं। स्टेरिलाइज़ करने के लिए हम एक केमिकल इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और उस केमिकल के अंदर इमर्शन के बाद हम इसको फ्रेश वाटर के अंदर भी प्लेस करते हैं या स्टेरिलाइज वाटर के अंदर, ताकि उस केमिकल के ज़रिए जो इम्प्योरिटीज़ आ रही है वो ख़त्म हो जाए और स्टेरिलाइज वाटर से बिल्कुल ये वॉश हो जाए। फिर हम इसको मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक ट्यूब के अंदर। उस ट्यूब में जो मीडियम मौजूद होता है उसको हम एगर मीडियम का नाम देते हैं। लेकिन इससे हम जब कल्चरिंग करते हैं हमारा प्लांट डेवलप हो जाता है तो प्लांट के ऊपर जो फ्रूट लगते हैं उन फ्रूट का साइज़ स्मॉलर होता है। अगर हमने कल्चरिंग फ्लावर से कल्चरिंग की हुई हो तो उन स्मॉलर साइज़ को हम ख़त्म करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स, जैसे हमारे पास साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन हार्मोन्स हम इस्तेमाल करके तो उसके साइज़ को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन अगर हम हार्मोन्स अप्लाई ना करें तो जो नॉर्मली हमारे पास कंप्लीट फ्लावर कल्चर वाला प्लांट डेवलप होगा उसके फ्रूट का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉलर होगा। नेक्स्ट टाइप हम देखें तो एंथर कल्चर। एंथर बेसिकली क्या है कि मेल फ्लावर का एक पार्ट है। एंथर कल्चर में हम क्या करते हैं कि यंग फ्लावर बर्ड्स को रिमूव करते हैं पहले प्लांट से और फिर सरफेस स्टेरिलाइज करते हैं कि उसकी सरफेस को हम बिल्कुल साफ़ करते हैं। फिर हम एंथर को कट करते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया में उसको प्लेस कर देते हैं और ये हमारे पास प्लांटलेट्स बनने में तकरीबन 4 to 5 वीक का टाइम लेता है कि 4 to 5 वीक से एंथर से हम नया प्लांटलेट बना लेते हैं। और बहुत सारे सिंगल एंथर अगर हम लें तो सिंगल एंथर से हम बहुत सारे प्लांट डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है पोलन कल्चर। के पोलन कल्चर हम कैसे करते हैं? तो पोलन कल्चर में हम ये करते हैं कि एंथर को सबसे पहले हम प्लेस करेंगे 5 मिलीलीटर लिक्विड मीडियम इन पेट्री डिश। फिर हम उस एंथर से पोलन ग्रेन को रिमूव कर लेंगे। वो पोलन ग्रेन हम सेपरेट पेट्री डिश में प्लेस करेंगे और उस पेट्री डिश को हम पैराफिल्म के साथ सील कर देंगे और उसे 28 सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे और डार्क में रखेंगे तकरीबन 14 दिन के लिए। तो इसके बाद उस पोलन से हमारे पास प्लांट की डेवलपमेंट, प्लांटलेट की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी और इसके लिए जो टाइम पीरियड हमें रिक्वायर होता है वो 3 to 4 वीक्स में हम अपना अप्लाइड प्लांटलेट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आज हमने प्लांट टिश्यू कल्चरिंग को डिस्कस किया है कि प्लांट टिश्यू कल्चरिंग क्या चीज़ होती है। तो इसमें हम कोई भी प्लांट का ऑर्गन यूज़ करते हैं, सीड को यूज़ नहीं करते। कोई भी ऑर्गन को यूज़ करके नए प्लांट की डेवलपमेंट कर लेते हैं। और अगर हमने कोई प्लांट ऐसा कि उसके अंदर जीन को इंट्रोड्यूस करके ट्रांसजेनिक बनाया है तो उसके जो हमारे पास पार्ट होंगे उन पार्ट्स को यूज़ करके हम नया प्लांट बना सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे कल्चर आ जाते हैं, जैसे हमारे पास कैलस कल्चर था, रूट टिप कल्चर, शूट टिप कल्चर, मतलब एनी पार्ट ऑफ प्लांट, कोई भी पार्ट प्लांट का हम यूज़ करके तो कंप्लीट टिश्यू कल्चरिंग कर सकते हैं, एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।